हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत बहुत ही खास चैप्टर का नाम है अ बर्थडे लेटर। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये तो इतिहास का एक पन्ना है। एक पिता ने अपनी बेटी को एक ऐसा तोहफा दिया जिसमें जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सीख छिपी हुई है। मैं तो सच में बहुत एक्साइटेड हूं इसमें डाइव करने के लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते, फटाफट अपनी किताबें और नोट्स निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। अच्छा, चैप्टर में सीधे कूदने से पहले चलो एक छोटा सा काम करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज तक आपको जो भी तोहफे मिले हैं उनमें सबसे कीमती, सबसे अनमोल तोहफा कौन सा था। हो सकता है आपका पहला स्मार्टफोन हो, या आपके फेवरेट क्रिकेटर का साइन किया हुआ बैट, या शायद कोई ऐसी किताब जिसने आपकी पूरी सोच ही बदल दी हो। अब जरा ये सोचिए कि अगर सबसे अच्छा तोहफा कोई चीज ना हो बल्कि सिर्फ कुछ शब्द हो, तो आशीर्वाद और सलाह के कुछ ऐसे शब्द जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक गाइड बन जाए। है ना कमाल की बात। बस आज का हमारा ये चैप्टर इसी पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है, जहां एक पिता अपनी बेटी को तोहफे में दौलत नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई के शब्द देते हैं। देखिए, इस चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के लिहाज से एकदम परफेक्ट तरीके से समझने के लिए मैंने इस पूरे एनालिसिस को 6 क्लियर सेक्शंस में बांट दिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेंगे, फिर लेटर की लाइन बाय लाइन चीर फाड़ करेंगे, मतलब एकदम डीप एनालिसिस। उसके बाद हम कोर आइडियाज और थीम्स को पकड़ेंगे, फिर वोकैबुलरी और लिटरेरी डिवाइसेस में मास्टरी करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा एग्जाम की तैयारी पर फोकस करेंगे। यकीन मानिए, एक भी डिटेल मिस करने लायक नहीं है। तो सवाल उठता है, ये खत लिखा किसने है? और इसका जवाब है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। उन्होंने एक खत एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्यारे पिता के तौर पर लिखा है। किसे? अपनी बेटी इंदिरा को, उनके 13वें जन्मदिन पर। और याद रखिए, ये सिर्फ एक खत नहीं है, ये एक लेगेसी है, एक विरासत, एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और जो बात इस लेटर को सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है, वो है इसे लिखने की जगह। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये खत किसी आलीशान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं लिखा गया था। नेहरू जी ने यह खत अक्टूबर 1930 में नैनी सेंट्रल जेल की एक अंधेरी कोठरी से लिखा था। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए कैद कर रखा था। इस बैकग्राउंड को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनके लिखे हर एक शब्द को एक अलग वजन, एक अलग गहराई देता है। क्या आप उस इमोशन को महसूस कर सकते हैं? चलिए इस टाइमलाइन के जरिए उस दौर के माहौल को जरा फील करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1929 में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐलान हो चुका था। फिर मार्च 1930 में बापूजी ने दांडी मार्च शुरू किया। पूरे देश के माहौल में एक अलग ही जोश था, एक जुनून था। अप्रैल 1930 में इसी आंदोलन के दौरान नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया गया, और फिर अक्टूबर के महीने में जेल की उन्हीं दीवारों के पीछे से वो ये ऐतिहासिक खत लिखते हैं। मतलब इतने उथल पुथल के बीच भी नेहरू जी ने अपनी बेटी और एक तरह से पूरे देश को प्रेरित करने के लिए शब्द ढूंढ ही लिए। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के दिल पर, यानी खुद उस लेटर पर। अपने टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और एकदम गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। हम इसे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ तोड़कर समझेंगे, ताकि हर एक इमोशन, हर एक मैसेज एकदम साफ हो जाए। और ये याद रखिएगा, वो ये खत जेल की कोठरी से लिख रहे हैं, अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके साथ नहीं हैं। चलिए उनके शब्दों को महसूस करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इन। तो नेहरू जी लेटर शुरू करते हैं। वो कहते हैं, इंदिरा, तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें हमेशा से ही गिफ्ट्स और गुड विशेस मिलती रही हैं। गुड विशेस तो खैर आज भी तुम्हें पूरी मिलेंगी, लेकिन मैं तुम्हें नैनी जेल से क्या तोहफा भेज सकता हूं? और फिर वो लिखते हैं, वो कमाल की लाइनें, मेरे तोहफे बहुत मटेरियल या सॉलिड नहीं हो सकते, मतलब कोई फिजिकल चीज नहीं। दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट, यानी वो तोहफे मन और आत्मा के हैं। सोचिए जरा, आइडियाज, थॉट्स, वैल्यूज। और फिर आती है सबसे दमदार लाइन, ऐसी चीजें जिन्हें जेल की ये ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। वाह क्या ख्याल है। यहां पर नेहरू जी हमें आइडियाज की, ज्ञान की, उस समझ की ताकत बता रहे हैं। उनका मतलब है कि देखो, दुनिया की कोई भी भौतिक चीज वो तो आपसे छीनी जा सकती है ना, लेकिन आपके विचार, आपके जो आदर्श हैं, उन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा आजाद रहते हैं। है ना कमाल की बात। आगे नेहरू जी एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो लिखते हैं, यू नो स्वीट हार्ट हाउ आई डिसलाइक समनाइजिंग एंड डोलिंग आउट गुड एडवाइस। यहाँ एक वर्ड है समनाइजिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उपदेश देना। मतलब एक लंबा बोरिंग लेक्चर
कुछ याद आया? बिल्कुल वैसा ही, जैसे कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमें कमरा साफ करने पर लेक्चर देते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना था कि समझदारी लेक्चर देने से नहीं आती, बल्कि आउट ऑफ डिस्कशन अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट। सच हमेशा डिस्कशन से, आपस में बातचीत करने से निकलता है। ये कितनी बड़ी सीख है, सोचिए। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा पेरेंट या एक अच्छा दोस्त लेक्चर नहीं देता, वो डिस्कस करता है। तो अगली बार जब आप किसी बहस में हो तो नेहरू जी के ये शब्द जरूर याद रखिएगा, सच अक्सर बीच के रास्ते में ही मिलता है। अब नेहरू जी इतिहास का एक रेफरेंस देते हैं। वो इंदिरा को याद दिलाते हैं कि कैसे वो जीन डार्क की कहानी से बहुत फैसिनेट होती थीं। जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं। जीन डार्क फ्रांस की एक साधारण किसान लड़की थीं, जिन्होंने 15वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी सेना को लीड किया था। एक सच्ची हीरो। नेहरू जी समझाते हैं कि ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ज्यादातर हीरोइक नहीं होते। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में ही बिजी रहते हैं। बट अ टाइम कम्स व्हेन अ होल पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन अ ग्रेट कॉज। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब सारे के सारे लोग किसी महान उद्देश्य यानी एक ग्रेट कॉज से जुड़ जाते हैं, और तब इतिहास इन्हीं साधारण लोगों को हीरो बना देता है। और नेहरू जी के लिए वो ग्रेट कॉज था भारत की आजादी। तो इस ग्रेट कॉज के लिए लोगों को प्रेरणा कहां से मिली? किसने उन्हें इंस्पायर किया? यहां नेहरू जी बापूजी यानी महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं। इन इंडिया अ ग्रेट लीडर हैज इंस्पायर्ड आवर पीपल। वो कहते हैं कि बापूजी के संदेश का जादू, द मैजिक ऑफ हिज मैसेज, लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में बस गया था। क्या आप उस समय की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं? इसी जादू की वजह से ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द लिटिल शेल्स एंड बिकेम इंडिया सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम। आम आदमी, औरतें, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे सब अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर आजादी के सिपाही बन गए। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी आंखों के सामने इतिहास को बनता हुआ देख रहे थे। स्टूडेंट्स, अब अपना पूरा ध्यान यहां लगाइए। ये शायद इस लेटर का सबसे जरूरी हिस्सा है, और इस हिस्से से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने की गारंटी लगभग पक्की है। नेहरू जी इंदिरा को सही और गलत में फर्क करने का एक वन लिटिल टेस्ट देते हैं। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड। मतलब कभी भी कोई काम छुपकर मत करो, या ऐसा कोई भी काम मत करो जिसे तुम्हें छिपाने की जरूरत महसूस हो। क्यों? फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड, एंड फियर इज अ बैड थिंग एंड अनवर्दी ऑफ यू। क्योंकि किसी भी चीज को छिपाने की इच्छा का सीधा सा मतलब है कि तुम डरी हुई हो, और डर एक बहुत बुरी चीज है जो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। इसका कोर मैसेज है हिम्मत और ईमानदारी। अगर आप सही हैं तो आपको डरने या कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे याद है एक बार बचपन में मैंने अपनी मां का पसंदीदा गुलदस्ता तोड़ दिया था और उसे छिपाने की कोशिश की थी। पकड़े जाने का डर सजा से भी ज्यादा बुरा था। नेहरू की यह सलाह टाइमलेस है। नेहरू जी इसी आइडिया को और भी खूबसूरती से समझाते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। वो कहते हैं, वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट। मतलब हम आजादी की लड़ाई में जो भी कर रहे हैं वो खुलेआम कर रहे हैं। हमारे पास छिपाने को कुछ भी नहीं है। हम बहादुर हैं, खुले विचारों वाले हैं और ईमानदार हैं। और यही सलाह वो इंदिरा को देते हैं। लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट। यानी सूरज से दोस्ती करो और हमेशा रोशनी में काम करो। ये एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है। ऐसा करने से क्या होगा? यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ द लाइट, अनअफ्रेड एंड सरीन एंड अनरफल्ड वॉट एवर मे हैपन। तुम प्रकाश की संतान बनोगी, निडर, शांत और अविचलित। दूसरे शब्दों में, जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो आपका मन हमेशा शांत रहता है और आपको कोई भी चुनौती परेशान नहीं कर सकती। सच में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने लेटर की लाइन बाय लाइन एनालिसिस तो पूरी कर ली है। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस लेटर में छिपे हुए कोर आइडियाज, थीम्स और कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको अपने 5 मार्क्स वाले आंसर्स का मटीरियल मिलने वाला है। इस खत में कई बहुत पावरफुल थीम्स हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। 1. द पावर ऑफ आइडियाज ओवर मटीरियल गिफ्ट्स। ये तो पहली लाइनों में ही साफ हो जाता है। My presence cannot be very material. 2. The importance of courage and fearlessness. ये इस खत का सेंट्रल मैसेज है। Fear is a bad thing and unworthy of you. 3. Truth, openness and honesty. Never do anything in secret. 4. Patriotism and service to the nation. नेहरू जी इंदिरा को इंडिया सोल्जर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। 5. The role of leaders in inspiring a nation. बापूजी का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे एक सच्चा लीडर लाखों लोगों को प्रेरणा दे सकता है। और 6. द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू डिस्कशन। नेहरू का सर्मनाइजिंग को नापसंद करना यह दिखाता है कि वो डिस्कशन और डायलॉग को कितनी अहमियत देते थे।
तो जब भी आप अपना कोई लंबा आंसर लिखें तो ये पक्का करें कि आप हर पॉइंट को टेक्स्ट से सबूत देकर ही लिखें। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ 3 मुख्य किरदार उभर कर आते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्यारे पिता और एक समझदार मेंटोर भी हैं। उनका मकसद है अपनी बेटी को एक बहादुर और सच्चा इंसान बनाना। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी। वो इस लेटर में एक यंग लर्नर हैं, एक साइलेंट कैरेक्टर है, लेकिन वही भविष्य हैं। नेहरू के शब्द उन्हें भविष्य की एक लीडर के रूप में ढाल रहे हैं। और तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर हैं बापूजी। वो फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका प्रभाव पूरे खत में महसूस होता है। वो एक अल्टीमेट इंस्पिरेशनल लीडर हैं। चलिए दोस्तों, अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जो आपको इंग्लिश एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, वोकैबुलरी और लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आप इन शब्दों और एक्सप्रेशंस को अपने आंसर्स में सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके जवाब बाकियों से अलग दिखेंगे। यकीन मानिए, आपके इंग्लिश टीचर आपको इसके लिए जरूर सराहेंगे। आइए चैप्टर के कुछ जरूरी शब्दों पर एक नजर डालते हैं। मैं हर शब्द को धीरे धीरे और साफ साफ बोलूंगा। पहला है सरमनाइजिंग। इसका मतलब है उपदेश देना। दूसरा सीरीन, मतलब एकदम शांत, पीसफुल। तीसरा अनरफल्ड, मतलब अविचलित, जिसे कोई भी चुनौती परेशान ना कर सके। चौथा ओप्रेस्ड, मतलब शोषित, जिन्हें गलत तरीके से दबाया गया हो। और पांचवा सेक्रेड, मतलब पवित्र, होली। मेरी एक टिप है आपके लिए, इन शब्दों को अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए, और इससे भी बेहतर होगा कि आप इनमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करके नीचे कमेंट्स में एक सेंटेंस बनाएं। देखते हैं सबसे अच्छा सेंटेंस कौन बनाता है। नेहरू जी के राइटिंग में एक तरह की पोइट्री है। उन्होंने कई बहुत ही खूबसूरत लिटरेरी एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया है। वन साइडेड अफेयर, ये लेटर के लिए एक मेटाफर है कि इसमें सिर्फ एक ही इंसान बोल सकता है, दूसरा सिर्फ सुन सकता है। वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, ये एक बहुत ही पावरफुल इमेजरी और मेटाफर है ईमानदारी और बहादुरी के लिए। ग्रेट ड्रामा, ये आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मेटाफर है जो ये दिखाता है कि ये कितनी बड़ी और ऐतिहासिक घटना थी। चाइल्ड ऑफ द लाइट, ये एक ऐसे इंसान के लिए खूबसूरत मेटाफर है जो सच्चा, बहादुर और शांत है। तो अगली बार जब आप कोई कहानी पढ़ें तो लेखक ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए चैंपियंस, अब कमर कस लीजिए। अब आता है सबसे जरूरी, सबसे क्रूशल सेक्शन, एग्जाम की तैयारी। अब हम सिर्फ उन सवालों पर फोकस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और उनके परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं ये सीखेंगे। मुझे पता है कि एग्जाम स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां हूं आपकी मदद करने के लिए ताकि आप इसमें टॉप करें। तो पूरा ध्यान यहां लगाइए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी आरटीसी वाले सवाल इस चैप्टर से बहुत कॉमन है। ये वो 3 पैसेज हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। एक, इन इंडिया अ ग्रेट लीडर। इसमें आपको 2-3 की पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, ये लीडर गांधी जी हैं। दूसरा, उन्होंने गरीबों और शोषितों के लिए काम किया। तीसरा, उनके संदेश ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। 2, इफ वी आर टू बी इंडिया सोल्जर्स। इसमें आपको समझाना है कि इंडिया का सोल्जर होने का मतलब है इंडिया के सम्मान की रक्षा करना, और फिर सही गलत के टेस्ट को एक्सप्लेन करना है, कोई भी काम छिपकर नहीं करना। 3, माई प्रेजेंस कैनॉट बी वेरी मटीरियल। यहां आपको बताना है कि स्पीकर नेहरू जेल में है, इसलिए वो फिजिकल गिफ्ट्स नहीं भेज सकते, लेकिन वो मन और आत्मा के तोहफे भेज सकते हैं जो कहीं ज्यादा कीमती हैं। 2 मार्क्स वाले छोटे सवाल आपकी सीधी समझ को टेस्ट करते हैं। इसका सीक्रेट है कि आपका जवाब एकदम सटीक और टू द पॉइंट होना चाहिए। सवाल 1, नेहरू के अनुसार कौन सी 2 बातें आम इंसानों को हीरो बनाती हैं? सिंपल जवाब। पहला, किसी महान उद्देश्य में विश्वास रखना, और दूसरा, देश के लिए प्यार और सम्मान जो उन्हें सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। सवाल 2, लोग चीजें क्यों छिपाते हैं? नेहरू के अनुसार लोग चीजें तभी छिपाते हैं जब वो डरे हुए होते हैं, और डर तब आता है जब वो कुछ गलत कर रहे होते हैं। सवाल 3, नेहरू इंदिरा में इंडिया के सोल्जर के तौर पर कौन से गुण देखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो बहादुर हों, निडर हों, सच्ची हों और हमेशा भारत के सम्मान की रक्षा करें। और अब 5 मार्क्स वाले लंबे जवाब के लिए ये रहा एक गोल्डन फॉर्मूला। मान लीजिए सवाल है, नेहरू के इंदिरा को दी गई सबसे जरूरी सलाह क्या थी और वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? स्टेप 1, सवाल को तोड़ें। कीवर्ड्स हैं सबसे जरूरी सलाह और महत्वपूर्ण। तो मुझे सलाह को पहचानना है, छिपकर काम मत करो और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। स्टेप 2, इंट्रोडक्शन। कॉन्टेक्स्ट बताकर शुरू करें। नैनी जेल से लिखे अपने खत में जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को कई सलाह देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सलाह हिम्मत और ईमानदारी के बारे में है। स्टेप 3, बॉडी।
अगले पैराग्राफ में नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट वाली कोट का इस्तेमाल करके सलाह को समझाएं। बताएं कि छिपाना डर से आता है। अगले पैराग्राफ में उसकी इंपॉर्टेंस समझाएं, कैसे ये कैरेक्टर बनाता है, कैसे ये किसी को चाइल्ड ऑफ द लाइट बनाता है और एक फ्रीडम फाइटर के लिए ये क्यों जरूरी था। स्टेप 4 निष्कर्ष आखिर में समराइज करें। इस तरह यह सलाह सिर्फ एक नैतिक पाठ नहीं थी, बल्कि हिम्मत और ईमानदारी से जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड थी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही के लिए जरूरी थी। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से आप एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड जवाब लिख पाएंगे, जो आपके एग्जामिनर को जरूर इंप्रेस करेगा। ठीक है, एग्जाम से ठीक पहले के लिए आइए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट: नेहरू नैनी जेल में है। साल है 1930। इंदिरा का 13th बर्थडे है। गिफ्ट: कोई फिजिकल चीज नहीं बल्कि मन और आत्मा का तोहफा। कम्युनिकेशन स्टाइल: उपदेश नहीं बल्कि डिस्कशन। हीरोइज्म: एक ग्रेट कॉज आम लोगों को हीरो बना देता है। इंस्पिरेशन: बापूजी का जादुई संदेश। कोर एडवाइस: बहादुर बनो, कुछ भी छिप कर मत करो, डर एक बुरी चीज है। लक्ष्य: चाइल्ड ऑफ द लाइट बनना, शांत और अविचलित। आखिरी इच्छा: इंदिरा भारत की सेवा में एक बहादुर सिपाही बने। बढ़िया, अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, ये था अब बर्थडे लेटर पर हमारा डीप डाइव एनालिसिस। नेहरू जी ने एक ग्रेट कॉज के लिए लड़ने की बात की थी, वो उनकी पीढ़ी की चुनौती थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज की दुनिया में वो कौन सा ग्रेट कॉज है जो आपको बहादुर बनने और रोशनी में काम करने के लिए प्रेरित करता है? ये पर्यावरण की रक्षा करना हो सकता है, समानता के लिए लड़ना हो सकता है, या सिर्फ अच्छाई फैलाना भी हो सकता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये जिंदगी के लिए एक गाइड है। ये वैल्यूज टाइमलेस हैं। तो सोचते रहिए, सीखते रहिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए।